पंजाब के अमृतसर का एक पुलिस स्टेशन जिसमें लवप्रीत सिंह तूफान नाम का एक शख्स गिरफ्तार करके रखा गया था, लेकिन तभी कुछ दिनों पहले ही उसे छुड़ाने के लिए बड़ी संख्या में वारिस पंजाब दे ऑर्गेनाइजेशन के बहुत से लोग हाथ में तलवार और बंदूक लेकर पहुंचते हैं और अपने हाथ में गुरु ग्रंथ साहिब को लिए रहते हैं। पुलिस स्टेशन को इन लोगों ने घेर कर हमला कर दिया और पुलिस को मजबूर होकर खुद से लवप्रीत को रिहा करने का कोर्ट ऑर्डर ले आना पड़ा और लवप्रीत को रिहा करना पड़ा। हो सकता है ये किसी फिल्म की कहानी लगे, लेकिन ये असली में कहानी है उस अमृतपाल सिंह के समर्थकों की, जिसने अमृतपाल के कहने पर उसकी करीबी को पुलिस स्टेशन से छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया, जिसके बाद से ही लचर पुलिस सिस्टम की हर जगह बात हो रही है। अमृतपाल सिंह जो आज पंजाब के खालिस्तान आंदोलन की एक ऐसी आवाज बन गया है कि उसके कहने भर से पूरे पंजाब में वायलेंस देखने को मिल सकता है। अब आप खुद सोचिए कि कोई आदमी इतना बड़ा हो गया है कि उसके भाई की गिरफ्तारी का विरोध भी पुलिस वाले नहीं झेल पाए। इसलिए इस समय बात ये हो रही है कि आखिर ये आदमी है और महज 30 साल की उम्र में खालिस्तान मूवमेंट को फिर से जिंदा करने की हिम्मत इसके अंदर कहां से आई। आइए जानते हैं अमृतपाल सिंह की पूरी कहानी और क्या है खालिस्तान आंदोलन और क्यों अमृतपाल को जर्नल सिंह भिंडरेवाला का दूसरा पार्ट कहा जा रहा है, जिसने 1984 में देश को हिलाकर रख दिया था। तो अमृतपाल कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं, बल्कि वो पंजाब के अमृतसर जिले में जल्लूपुरा खेड़ा में साल 1973 में पैदा हुआ। 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद साल 2012 में अमृतपाल काम के सिलसिले में दुबई चला गया। दुबई में वह ट्रांसपोर्ट बिजनेस का काम करने लगा। पिछले साल फरवरी में दीप सिद्धू की मौत के बाद वारिस पंजाब दे को संभालने के लिए अमृतपाल वापस पंजाब लौट आया। 29 सितंबर 2022 को मोगा जिले के रोडे गांव में अमृतपाल को वारिस पंजाब दे का चीफ घोषित किया गया। दरअसल खालिस्तानी आतंकी रहे जर्नल सिंह भिंडरेवाला इसी रोडे गांव का रहने वाला था। इस दौरान यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे जिन्होंने खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए। वारिस पंजाब दे संगठन को पंजाबी अभिनेता संदीप सिंह उर्फ दीप सिद्धू ने सितंबर 2021 में बनाया था। अगर आप दीप सिद्धू को नहीं पहचानते तो आपको बता दें कि किसान आंदोलन के दौरान जब दिल्ली में 26 जनवरी के दिन किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली थी, तब उस रैली को हिंसक और खालिस्तानी बनाने में सबसे बड़ा हाथ इसी दीप सिद्धू का ही था। दीप ने ही सबसे पहले लाल किले की प्राचीर पर सबसे ऊपर खालिस्तान का झंडा लगाया था, जिसके बाद उन पर देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा था। इसी दीप सिद्धू ने ही वारिस पंजाब के ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था, जिसका मकसद यह था कि इस ऑर्गेनाइजेशन की मदद से पंजाब में भटकी हुई यूथ को सिख पंथ के रास्ते पर लाना और पंजाब को जगाना है। लेकिन इस यूथ को और पंजाब को जगाने के बीच में असली मकसद इस ऑर्गेनाइजेशन का ये था कि वो इसी के तहत अलग देश के लिए यानी पंजाब को एक अलग देश बनाने के लिए आजादी की लड़ाई शुरू करें। सोशल मीडिया एक्टिविटी से पता चलता है कि अमृतपाल पिछले 5 सालों से सिखों से संबंधित मुद्दों पर मुखर होकर बोल रहा है। वह 3 एग्रीकल्चरल लॉज के खिलाफ किसानों के आंदोलन का भी हिस्सा बना, खासकर दीप सिद्धू से जुड़े आंदोलन का। सिंधु बॉर्डर पर दीप सिद्धू अपने भाषणों में कहता था कि एग्रीकल्चर लॉज को निरस्त करने के बावजूद आंदोलन बंद नहीं होना चाहिए, बल्कि पंजाब में एक बड़ी पॉलिटिकल एंड सोशल चेंज की ओर ले जाना चाहिए। अमृतपाल सिंह के अपने विचार भी ऐसे ही हैं, लेकिन उसने दीप सिद्धू से अलग राह पकड़ी है। यहाँ एक और रोचक बात यह है कि अमृतपाल और दीप सिद्धू जाहिर तौर पर कभी एक दूसरे से नहीं मिले और दोनों के बीच सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए ही बातचीत हुई। सोशल मीडिया की बातचीत के बदौलत ही इस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को यह लगा कि अमृतपाल सिंह ही हैं जो दीप सिद्धू के सबसे करीब है। इसलिए यहीं से अमृतपाल सिंह का विवादों से नाता जुड़ता गया और वो वारिस पंजाब दे के प्रमुख बनने के सबसे लायक कैंडिडेट बन गए। लेकिन दीप सिद्धू की मौत के बाद उनके कुछ पार्टनर और परिवार के कुछ सदस्य अमृतपाल को चीफ बनाए जाने का विरोध करते हैं, क्योंकि कई लोगों का दावा था कि ये भी है कि सिद्धू तो अमृतपाल को पसंद भी नहीं करता था, इसलिए उसने अमृतपाल को सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया था। इसी बात को लेकर दीप सिद्धू के भाई मनदीप सिंह सिद्धू ये बात कह चुके हैं कि वो लोग अमृतपाल से पहले कभी नहीं मिले, दीप सिद्धू भी उससे कभी नहीं मिले। वह कुछ समय तक फोन पर दीप सिद्धू के कांटेक्ट में रहा, लेकिन बाद में दीप ने उसे ब्लॉक कर दिया। इसीलिए मिशन से जुड़े कई लोग जो अमृतपाल सिंह का विरोध करते हैं, वो कहते हैं कि अमृतपाल एंटी सोशल एक्टिविस्ट को बढ़ावा देने के लिए उनके ऑर्गेनाइजेशन के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा है। और दावा तो ये भी किया जाता है कि उसने किसी तरह की दीप सिद्धू के सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक्सेस कर लिया और उन पर पोस्ट करना शुरू कर दिया। जो लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में अमृतपाल सिंह का विरोध करते हैं, उनका यह कहना है कि वारिस पंजाब दे का असली मकसद पंजाब के उन मुद्दों को उठाना था जिसके बारे में सरकार इग्नोरेंस दिखाती रही थी। इस ऑर्गेनाइजेशन में कहीं से भी खालिस्तान सपोर्ट की कोई बात नहीं कही गई थी, ऐसा ये लोग मानते हैं और ये भी कहते हैं, जैसे कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं, कि दीप सिद्धू की तरह ही अमृतपाल भी पंजाब में एक बड़े पॉलिटिकल एंड सोशल चेंज की पहल करता है। उसका मानना है कि कृषि कानूनों को इससे अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि दीप सिद्धू की तुलना में अमृतपाल के शब्द काफी तीखे होते हैं। कुछ लोग दीप सिद्धू की तुलना में अमृतपाल को अधिक कंट्रोवर्शियल फिगर के रूप में देखते हैं। अमृतपाल सिंह का कहना है कि फॉर्म बिल हो
पंजाब में पानी का संकट हो, नशीली दवाओं का संकट हो, यूपी और बिहार से लोगों का पंजाब में पलायन हो, पॉलिटिकल डिसिडेंट्स की गिरफ्तारी हो, पंजाबी भाषा को कमजोर करना हो, ये सभी सिखों के साइलेंट मैसेकर का हिस्सा है। इसे आप उसके इस बयान से भी समझ सकते हैं। अमृतपाल ने पंजाब के जीरा में शराब बनाने वाली फैक्ट्री के विरोध में हिस्सा लिया था। उसने इस दौरान कहा था कि इस तरह के कारखाने पंजाबियों के साइलेंट मैसेकर का हिस्सा हैं, क्योंकि इससे पानी पल्यूट होने के साथ ही पंजाब में नशा भी बढ़ेगा। अमृतपाल का कहना है कि सिख मूल्यों को कमजोर करने और पॉप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए सिखों को अपने बाल काटने और दाढ़ी कटाने के लिए एनकरेज करना भी साइलेंट मैसेकर के प्रोसेस का ही हिस्सा बनना है, क्योंकि उसका भी मैसेकर में हत्या होना जरूरी नहीं है। अगर एक पोता अपने दादा की तरह नहीं दिखता है, अगर एक शेर की संतान शेर की तरह नहीं बल्कि हिरण की तरह दिखती है, तो क्या यह एक तरह का नरसंहार नहीं है? यहाँ पर ये समझ लेना चाहिए कि सारे विचार अमृतपाल सिंह के हैं और इसे कहीं न कहीं ऐसे बड़े शब्दों का इस्तेमाल करके कहा गया है ताकि इससे अंजाम सीधा कनेक्ट कर सके। पंजाब में आने वाले माइग्रेंट्स के लिए भी है। उसका कहना है कि पंजाब पंजाबियों के लिए है और नौकरियों को सभी लेवल्स पर लोकल पीपल के लिए रिजर्व करने की जरूरत है। वहीं से अमृतपाल की छवि जनरल सिंह भिंडरावाले की तरह बनती जा रही है, क्योंकि उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि अमृतपाल बिल्कुल भिंडरावाला की तरह ही अपने भाषणों में पंजाब में युवाओं को हिंसक बनाने का काम कर रहा है और वह एक तरह की ऐसी उग्रवादी सोच को पूरे पंजाब में फंसाने की कोशिश कर रहा है जिससे पंजाब पूरे देश में अलग थलग पड़ जाए और सरकारें मजबूर हो जाए कि वह पंजाब को एक अलग देश की तरह आजाद कर दें। पंजाब और सिख सपोर्ट में बात करते करते अमृतपाल कई बार हिंदू विरोधी की बात करता है और वह हिंदुओं को भी अपना दुश्मन समझता है। जब अमृतपाल सिंह पर ऐसे हिंसक बयान देने के आरोप लगने शुरू हुए तो उसने इस बात को भी जस्टिफाई करते हुए गुरु गोविंद सिंह का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि क्या होता कि अगर गुरु गोविंद सिंह ने अपने बेटों की बलि नहीं दी होती तो क्या आज सिख कम्युनिटी इतना प्राउड कर पाती। इसलिए इन सारे एग्जाम्पल्स के जरिए पंजाब में लोगों को हिंसा करने के लिए तैयार करवा रहा है। यहाँ तक कि ये खालिस्तान समर्थक अमृतपाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी धमकी दे चुका है। अमृतपाल ने पंजाब के मोगा जिले के बुद्ध सिंह वाला गांव में कहा था कि इंदिरा गांधी ने भी उनके इस खालिस्तान मूवमेंट को दबाने की कोशिश की थी, जिसके बाद इंदिरा गांधी के साथ क्या हुआ था यह पूरी दुनिया जानती है। इसी के बाद उसने कहा है कि अमित शाह अपनी इच्छा पूरी कर देख लें। यानी एक तरह से उसने अमित शाह को खुली धमकी देते हुए ये कहा है कि अगर वो इंदिरा गांधी की तरह ही खालिस्तान मूवमेंट को इस बार दबाने की कोशिश करेंगे तो उनका भी वही हाल होगा जो इंदिरा गांधी का हुआ था। दरअसल अमित शाह ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि पंजाब में खालिस्तानी समर्थकों पर हमारी नजर है। अमृतपाल से शाह के बयान को लेकर सवाल किया गया था। इस पर अमृतपाल ने कहा कि शाह को कह दो कि पंजाब का बच्चा बच्चा खालिस्तान की बात करता है, जो करना है कर ले, हम अपना राज मांग रहे हैं, किसी दूसरे का नहीं। अब इस तरह के बयान के बाद पूरे पंजाब के युवकों में एक तरीके का आक्रोश बाकी देश के लिए भरता जा रहा है। लेकिन आज अमृतपाल सिंह जैसे लोगों की इतनी मांग पंजाब में क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे का सिनेरियो भी समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आज पंजाब के लोग हिंसा के लिए कोई आवाज ढूंढ रहे हैं तो कहीं न कहीं उनके मन में भी इस तरह की सोच पनप रही होगी। इसे समझने की कोशिश करें तो दीप सिद्धू की अचानक मौत और सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने पंजाब के युवकों के एक बड़े वर्ग को आहत किया है, क्योंकि दोनों कहीं न कहीं पंजाब में एक ऐसे चेहरे के रूप में जाने जाते थे जिनसे पूरा पंजाब, अकेले खासकर पंजाब की यूथ कनेक्ट करते थे। ये बात तो जरूर है कि इन दोनों की पंजाब और सिखों से जुड़े मुद्दों पर एक अलग राय थी, इसलिए कहीं न कहीं पंजाब के युवा भी बटे हुए थे। ऐसे में पंजाब के युवकों के पास एक रोल मॉडल की कमी थी और अमृतपाल सिंह सिख युवाओं के एक वर्ग के लिए उस खालीपन को भरने की कोशिश कर रहा है जिसे सिद्धू मूसेवाला और दीप सिद्धू ने खाली छोड़ा है। अमृतपाल अपनी स्पीच स्टाइल के कारण चर्चा में आ गया। अपने भाषण में वो खालिस्तान के समर्थन में खुलकर बोलता है। इतना ही नहीं, वह पंजाब के युवकों को ड्रग्स के जाल से मुक्त करवाने के दावों के साथ युवाओं को अपने साथ जोड़ रहा है। वह पंजाब पंजाबियों के लिए है की अपील करता है और नौकरियों में आरक्षण की मांग का मुद्दा भी उठा रहा है, क्योंकि राज्य में बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा है। उसके युवा समर्थकों में एक आम बात सुनने को मिलती है कि कम से कम कोई तो कुछ कर रहा है। यही वजह है कि कुछ लोग अमृतपाल की तुलना जरनैल सिंह भिंडरावाला से कर रहे हैं। अब ये जरनैल सिंह भिंडरावाला कौन है, जरा वो भी समझ लेते हैं। 1970 के दशक में जरनैल सिंह भिंडरावाला भी कुछ इसी तरह का काम करता था। वह पोर्नोग्राफी, ड्रग्स एडिक्टों और कंज्यूमरिज्म के खिलाफ प्रचार करते हुए पूरे पंजाब में यात्रा करता था। उसे भी पहले पंजाब के लोगों के द्वारा ऐसे ही बढ़ावा दिया गया था। भिंडरेवाला आनंद साहिब रेजोल्यूशन का एक कट्टर समर्थक था। एक छोटे समर्थक के रूप में सफर शुरू करने वाला भिंडरावाला आगे चलकर आतंकी बन गया। जाने माने सिख पत्रकार खुशवंत सिंह का कहना था कि भिंडरावाला हर सिख को 32 हिंदुओं की हत्या करने को उकसाता था।
उसका कहना था कि इससे सिखों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमेशा के लिए हो जाएगा। 1982 में भिंडरावाले ने शिरोमणि अकाली दल से हाथ मिला लिया और असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। यह असहयोग आंदोलन आगे चलकर आर्म्ड रेबेलियन में बदल गया। इस दौरान जिसने भी भिंडरावाला का विरोध किया वह उसकी हिट लिस्ट में आ गया। इसी के चलते खालिस्तान आतंकियों ने पंजाब केसरी के फाउंडर और एडिटर लाला लाजपत नारायण की हत्या कर दी। आतंकियों ने अखबार बेचने वाले हागर तक को नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने उस समय अकाली दल के बढ़ते पॉलिटिकल इफेक्ट का मुकाबला करने के लिए भिंडरावाला का समर्थन किया। इसके बाद सुरक्षा बलों से बचने के लिए भिंडरावाला स्वर्ण मंदिर में जा घुसा। 2 साल तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। इसी दौरान भिंडरावाला स्वर्ण मंदिर परिसर में बने अकाल तख्त का काबिज हो गया। पहले दूसरे ऑप्शंस पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भिंडरावाला को पकड़ने के लिए एक गुप्त स्नैच एंड ग्रैब ऑपरेशन को लगभग मंजूरी दे दी थी। इस ऑपरेशन के लिए 200 कमांडो को ट्रेन भी किया गया था। जब इंदिरा गांधी ने पूछा कि इस दौरान आम लोगों को कितना नुकसान हो सकता है, इसके बाद ऑपरेशन सनडाउन को रोक दिया गया। इसके बाद सरकार ने सेना को भेजने का फैसला लिया। कहा जाता है कि 5 जून को कांग्रेस के सभी सांसदों और विधायकों को जान से मारने की धमकी और गांव में हिंदुओं की सामूहिक हत्याएं शुरू करने की योजनाओं का खुलासा होने के बाद ये फैसला किया गया। 5 जून 1984 को रात 10:30 बजे ऑपरेशन का पहला चरण शुरू किया गया। स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर की इमारतों पर आगे से हमला शुरू किया गया। इस दौरान खालिस्तानी आतंकियों ने भी सेना पर खूब गोलीबारी की। 7 जून तक भारतीय सेना ने परिसर पर कंट्रोल कर लिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार 10 जून 1984 को दोपहर में समाप्त हो गया। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान सेना के 83 जवान शहीद हुए और 249 घायल हो गए। सरकार के अनुसार हमले में 493 आतंकवादी और नागरिक मारे गए। हालांकि कई सिख संगठनों का दावा है कि ऑपरेशन के दौरान कम से कम 3000 लोग मारे गए थे। स्वर्ण मंदिर पर सेना की तरफ से चली गोली और अकाल तख्त पर जरनैल सिंह भिंडरावाला की मौत ने देश भर में सिख कम्युनिटी को एक धक्का पहुंचा दिया था, जिसका असर ये हुआ कि 1984 में ही इंदिरा गांधी के दोनों बॉडीगार्ड जो सिख थे उन्होंने इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। जिसके बाद से दिल्ली में हुए सिख दंगे की कहानी ऐसी है कि पूरी दिल्ली में सिखों के ऊपर खूब अत्याचार किए गए और आज जिस तरह मुसलमानों को आतंकवादी होने का ठप्पा दिया जाता है, ऐसा उस समय सिखों को दिया जाने लगा था। और इन सब के पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ जरनैल सिंह भिंडरावाला था। इसीलिए खालिस्तानी समर्थक होने की वजह से अमृतपाल सिंह को भिंडरावाला पार्ट 2 भी कहा जा रहा है। अमृतपाल भिंडरावाले की तरह ही नीली पगड़ी पहनता है और उसने पिछले साल जरनैल सिंह भिंडरावाला के गाँव में वारिस पंजाब दे संगठन की पहली एनिवर्सरी मनाते हुए उसने खुद कहा था कि भिंडरावाले उसकी इंस्पिरेशन है और उनके बताए रास्ते पर आगे भी चलेगा, क्योंकि वो उनके जैसे ही बनना चाहता है और खालिस्तान आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहता है। अब जरा जल्दी से ये भी समझ लेते हैं कि आखिर खालिस्तान आंदोलन है क्या और इसकी शुरुआत कैसे हुई। खालिस्तान आंदोलन की कहानी 1929 में शुरू होती है। कांग्रेस के लाहौर सेशन में मोतीलाल नेहरू ने जब कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा, तब से ही इस आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। इस दौरान 3 तरह के समूहों ने इस प्रपोजल का विरोध किया। पहला था मोहम्मद अली जिन्ना की अगुवाई वाला मुस्लिम लीग, दूसरा ग्रुप अंबेडकर की अगुवाई वाला दलितों का था और उस समय अंबेडकर दलितों के लिए अधिकारों की मांग कर रहे थे। लेकिन वो तीसरा ग्रुप था मास्टर तारा सिंह का, जो कि उस समय शिरोमणि अकाली दल की अगुवाई कर रहे थे। मुस्लिम और दलितों का क्या हुआ ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन इस दौरान तारा सिंह ने पहली बार सिखों के लिए अलग राज्य की मांग रखी। 1947 में ये मांग आंदोलन में बदल गई। इसे नाम दिया गया पंजाबी सूबा आंदोलन। आजादी के समय पंजाब को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। शिरोमणि अकाली दल भारत में ही लिंग्विस्टिक बेसिस पर एक अलग सिख सूबा यानी सिख प्रदेश मांग रहा था, लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया में बने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने यह मांग मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पंजाब में 19 साल तक अलग सिख सूबे के लिए प्रोटेस्ट और विद्रोह होते रहे। इस दौरान हिंसा की घटनाएं बढ़ने लगी। आखिरकार 1966 में इंदिरा गांधी सरकार ने पंजाब को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला किया। जी हाँ दोस्तों, शायद आपको नहीं पता होगा कि पहले पंजाब एक बहुत बड़ा राज्य था, लेकिन इस बंटवारे के साथ ही सिखों की बहुलता वाला पंजाब अलग हो गया और उसी से हिंदू भाषा बोलने वालों के लिए हरियाणा और तीसरा हिस्सा चंडीगढ़ था, जिसमें हरियाणा और पंजाब को तो पूर्ण राज्य कद्र मिला और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और उसके साथ ही इसे दोनों नए प्रदेशों की राजधानी बना दिया गया। इसके अलावा पंजाब के लिए पहाड़ी इलाकों को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। इस बड़े फैसले के बावजूद कई लोग इस बंटवारे से खुश नहीं थे। कुछ लोग पंजाब को दिए गए इलाकों से नाखुश थे, तो कुछ कॉमन कैपिटल से खफा थे। अकाली चाहते थे कि पंजाब की नदियों का पानी किसी भी हाल में हरियाणा और हिमाचल को नहीं दिया जाए। सरकार ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद अलग सिख देश की आवाज लगातार 70 के दशक में खालिस्तान को लेकर कई चीजें हुई।
जिसमें सबसे बड़ी खबर थी 1971 से, जब जगजीत सिंह चौहान ने अमेरिका जाकर वहां से न्यूज़पेपर में खालिस्तान राष्ट्र के तौर पर एक पेज का एडवर्टीजमेंट पब्लिश कराया और इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए चंदा मांगा। बाद में 1980 में उसने खालिस्तान नेशनल काउंसिल बनाई और उसका चीफ बन गया। लंदन में उसने खालिस्तान के देश का डाक टिकट भी जारी किया। इससे पहले 1978 में जगजीत सिंह चौहान ने अकालियों के साथ मिलकर आनंदपुरा साहिब के नाम रेजोल्यूशन जारी किया, जो अलग खालिस्तान देश को लेकर था। और इसी आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन का कट्टर समर्थक था जरनैल सिंह भिंडरावाला और उसी के समर्थक हैं अमृतपाल सिंह। तो क्या अमृतपाल सिंह देश के लिए एक नई मुसीबत बनने वाले हैं? ये एक बड़ा सवाल है। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।